हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं एमपी पटवारी के लिए महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन की सीरीज। अभी तक हम पार्ट 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एमपीपीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ध्यान से इनको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ लिया था पार्ट नंबर 3 तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? तो वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। नाम याद रखिएगा, जो थियोफ्रेस्टस है उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जो अरस्तु हैं उन्हें बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण दिया था, तो इनका नाम आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पौधों में जड़ के द्वारा, बीज के द्वारा, पत्ती के द्वारा। तो आंसर होगा पत्तियों के द्वारा क्या होता है? पौधों में श्वसन होता है। और पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो किस प्रोसेस के द्वारा होती है? तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा पौधे क्या करते हैं? हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फर्न पौधा किससे संबंधित होता है? जो फर्न पौधा होता है वो टेरिडोफाइटा से क्या होता है? संबंधित होता है। थार मरुस्थल की हरियाली क्या कहलाती है? इसे हमने कल भी डिस्कस किया था। उसे कहा जाता है मरोदभुत, या इसे इंग्लिश में कहते हैं जीरोफाइट। तो ये आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, किस रंग में होता है? तो आपने पढ़ा होगा बैजानी, हापी, नाला। तो जो लाल रंग होता है उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सर्वाधिक होती है और बैगनी रंग में कम होती है। एक पेड़ की आयु का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? तो जो एक पेड़ होता है उस पेड़ में उस पेड़ की आयु कितनी है? तो जो उसमें बलय पाए जाते हैं, बलय के द्वारा क्या कर सकते हैं? तने में बने हुए बलय के कारण क्या कर सकते हैं? पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? जल होता है। क्योंकि आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, जैसे C6CO2 प्लस 6H2 इज इक्वल टू इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट फोटो और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनेगा? C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज बनता है और क्या निकलती है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो इस तरीके से याद रखिएगा आप। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो अभी हमने डिस्कस किया था। अगर आपको रिएक्शन है तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। 6CO2, तो यहाँ पर कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जा रहा है। हरे पौधों को कृत्रिम रूप से मीन्स आर्टिफिशियल रूप से उनको पकाने के लिए कौन सा रिएजेंट या कौन सी गैस यूज की जाती है? तो वो है एसिटिलीन। याद रखिएगा, एसिटिलीन जो गैस होती है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है? फलों को पकाने में किया जाता है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उनमें कौन सा एक पिगमेंट पाया जाता है? तो पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव्य रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहा जाता है? जलरंध्र कहा जाता है, वातरंध्र कहा जाता है, या फाइलोपोर कहा जाता है, या स्टोमेटा कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका डी, स्टोमेटा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर जो 12 का आंसर होगा वो होगा जलरंध्र। जो छिद्र है जिनके द्वारा जल बाहर निकल रहा है तो वो क्या होंगे? हाइड्रोथोट होंगे। इसको भी आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ऑक्सीजन गैस निकलती है। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं तो क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, भूमि से, या प्रकाश से। तो क्या आप बता सकते हैं कि पौधे किसके द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं? तो पोषण तो पृथ्वी से मतलब भूमि से ही प्राप्त होता है। जो खारे खारे पौधे, खारे पानी में जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट कहा जाता है। प्याज किसका बदला हुआ रूप है? तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे कि जो प्याज होता है वो किसका बदला हुआ रूप होता है? तो जो स्टेम या तना होता है उसका बदला हुआ रूप होता है। पौधे के विकास से हल्दी पाया जाता है, तो हल्दी जो है वो भी तने में ही पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। आलू किसका बदला हुआ रूप है? तो आलू तने का बदला हुआ रूप होता है। किसके कारण फूलों में रंग होता है? आप जो इतने सारे कलर्स के फ्लावर देखते हैं तो वो होता है एंथोसाइनिन के कारण।
पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ली जाती है? तो पौधे द्वारा नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के फॉर्म में ली जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संसार का सबसे बड़ा फूल पहले डिस्कस कर चुके हैं, रैफ्लेशिया। जो रैफ्लेशिया फूल है ये संसार का सबसे बड़ा फूल है। पत्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? जो पत्तियां होती हैं उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उनमें मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो ये धातु भी कौन सी होती है? मैग्नीशियम ही होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू फल या वास्तविक फल है? तो जो लीची होता है ये क्या कहलाता है? वास्तविक फल के अंतर्गत आता है। और जो सेब, नारियल और अनानास होते हैं ये फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। फाइकोलॉजी किसकी स्टडी कहलाती है? तो फाइकोलॉजी शैवाल की स्टडी कहलाती है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। वायरस की स्टडी क्या कहलाती है? तो ये वायरोलॉजी कहलाती है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। हाइड्रोपोनिक्स, व्हाट इज द हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक? तो पौधे मिट्टी के बिना जब पौधों को उगाया जाता है, तो यदि आप पौधों को मिट्टी में नहीं उगा रहे हैं तो आप उसे कैसे उगाएंगे? तो हम उसे वाटर में ही उगाएंगे। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। 1 मिनट 31 का आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर होगा लखनऊ, कोलकाता। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। फिर नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत? तो वो डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है? तो चूंकि एक लाइट रिएक्शन होती है इसलिए लाइट की प्रेजेंस में केवल दिन में ही होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? पत्तियों के द्वारा होती है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो अफीम जो है वो फूल से प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल प्राप्त किससे किया जाता है? तो ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो आंसर होगा सोयाबीन। और सोयाबीन जो होता है ये सोया स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? 38 का जो आंसर होगा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो आंसर होगा सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? तो साइकस का होता है। और वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? कार्टिसोल्स कहा जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो यूरेनियम 238 में जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 146। आई होप आपको ये नंबर्स निकालते बनता होगा। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन से हैं? तो अल्फा कर्ण, बीटा कर्ण, गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें। तो आप जानते हैं कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, चूंकि यहाँ पर क्या होता है, क्षोभ मंडल, और यहाँ पर मध्य मंडल, यहाँ पर समताप मंडल। तो जो समताप मंडल होता है ये क्या है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं इनको आने से रोकता है। लेकिन इसमें छिद्र होने के कारण जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिसके कारण कैंसर जैसी और अन्य प्रकार की बीमारियां होती हैं जो कि हानिकारक होती हैं। तो याद रखिएगा कि मनुष्य के लिए जो हानिकारक विकिरण होते हैं वो कौन से होते हैं? पराबैंगनी विकिरण होते हैं। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? तो पेट्रोलियम है वो प्रोपेन और प्लस ब्यूटेन से मिलकर बनता है। अब अभी आपने एक चर्चा में सुना होगा, हमने कल के करंट अफेयर में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो पेट्रोल है, तो पेट्रोल में क्या है, एथेनॉल मिलाने की बात चल रही है। ये एथेनॉल कितने % मिलाया जाएगा? तो 80% जो होगा वो पेट्रोल होगा और इसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। एथेनॉल मिलाने का पर्पस क्या है? क्योंकि पेट्रोल को हमको क्या है, विदेश से आयात करना पड़ता है और एथेनॉल हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। तो इससे क्या होगा कि कच्चा माल की
जो आयात है उसमें कमी आएगी, और दूसरी चीज़ क्या है, आत्मनिर्भर भारत तो स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सकेगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ये एथेनॉल जो 20% तक जो मिलाने का लक्ष्य है पेट्रोल में, ये भारत सरकार ने कब तक रखा है, कि कब तक ये टारगेट कंप्लीट किया जाएगा। फिर गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था CB देसाई ने। ये नाम आपको याद रखना है। जो CB देसाई थे, इन्होंने क्या है, गोबर गैस टैंक का आविष्कार किया था। गोबर गैस में मुख्य घटक कौन सा होता है, तो वो होती है मीथेन गैस, और इसी मीथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है, मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला मृदु जल कौन सा होता है, तो एक जल होता है मृदु जल और एक होता है ठोस जल। तो जो मृदु जल होता है, तो जो सोप रहती हैं जो झाग देती हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं, तो वो मृदु जल में बनते हैं, मतलब मृदु जल में झाग देते हैं। लेकिन जो कठोर जल होता है उसमें क्या है, साबुन के साथ में झाग नहीं बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है, तो जो ब्यूटेन गैस होती है उसका क्या होता है, जो ऊष्मांकांक होता है वो सर्वोच्च होता है। फिर किस अम्ल का उपयोग सीसा अपचायक के रूप में किया जाता है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किस रूप में किया जाता है, बैटरी में किया जाता है सीसा संचायक के रूप में। फिर यहाँ पर एसिड की बात आई है, तो आपको एसिड बेस का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि जिनका पीएच जो रहेगा 7 से क्या रहेगा, कम रहेगा, वो एसिड नेचर के होते हैं। 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 से एबव जो 14 तक रहते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो अम्लीय वर्षा होती है, चूंकि ये भी किसके कारण होती है अम्लीय वर्षा, तो ये होती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कारण क्या है, अम्लीय वर्षा होती है, और जो कि क्या करती है, बहुत अधिक हानिकारक होती है। उसके कारण जो जो बिल्डिंग्स रहती है, जैसे ताजमहल का रंग क्या हो रहा है, पीला पड़ रहा है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा, अभी हमने अम्ल वर्षा की बात की और वही क्वेश्चन आ गया कि अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो NO2 है और SO2 है। NO2 और SO2 के कारण क्या होता है, क्या बनता है, अम्लीय वर्षा बनती है। जब NO2 रहता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनेगा, HNO3 बन जाएगा। और जब जो SO2 है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर जल की सशुद्धि, मतलब जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, तो वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर हवा का बाष्प घनत्व कितना होता है, तो 14.4 होता है। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। पानी और चौक के मिश्रण को यदि आप पृथक करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे पृथक कर सकते हैं, तो उसे हम अवसादन के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं पानी और चौक के मिश्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका। माइका क्या है, तो माइका विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक होता है, क्या होता है, तो जो माइका होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, अब ये फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो 212 होता है, याद रखिएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो आप जानते होंगे सोडा वाटर बनाने के लिए उसमें क्या होती है, CO2 गैस होती है। ग्लूकोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, आपने पढ़ा होगा। ग्लूकोज C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज होता है। C6H12 से पूछा जाएगा तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा, ये भी आपको पता होगा। फिर नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना, और संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो संलयन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो दो छोटे छोटे
कण अणु मिलके एक बड़ा अणु बनाते हैं। जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है या जो सन होता है उसमें जो एनर्जी बनती है वो नाभिकीय संलयन से बनती है। और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो जो एटॉमिक बॉम्ब होता है, एटॉमिक बॉम्ब में क्या होती है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है? नाभिकीय विखंडन वाला हो गया। बहुलक नायलॉन को पहली बार विकास एवं बाजारीकरण कहाँ पर किया गया था? तो जो पॉलीमराइजेशन के द्वारा नायलॉन बनता है वो न्यूयॉर्क में पहली बार उसका व्यवसायीकरण किया गया था। सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्वों में अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं किसमें? शीशे में। रंजक एवं खाद्य पदार्थ, जो डाई होते हैं जो खाने के पदार्थों में यूज किए जाते हैं उसमें उसको बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो कैरोमल का यूज किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो देखिए जो पुरानी वाली आवर्त सारणी थी जो मेंडलीफ ने दी थी वो किस पर थी? वो परमाणु भार पर आधारित थी। लेकिन जो वर्तमान आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है? वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। एनपीटी पर किसी गैस के एक मूल का आयतन कितना होता है? तो ये 22.4 लीटर होता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपमार्जक है, साबुन क्या है? एक अपमार्जक होता है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। याद रखिएगा, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव जो होता है वो आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है। और आरडीएक्स क्या होता है? बहुत ही जो बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं उनमें यूज किया जाता है। बहुलक प्रयुक्त होता है तो पॉलीइथिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीपेप्टीन या पॉलीकार्बोनेट। तो यहाँ पर ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन। पानी में फिटकरिया एलम मिलाई जाती है तो क्यों मिलाई जाती है? ताकि उसके सेडिमेंटेशन की दर बढ़ जाए और जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है और हमें जो स्वच्छ जल है वो ऊपर मिल जाता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? छान के यूज कर सकते हैं। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले बोहलर नामक साइंटिस्ट ने किया था। रदरफोर्ड का क्या है? परमाणु मॉडल है। और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो ये केमिकल आपने यूज किया होगा लैब में, जो वुड एल्कोहल के रूप से मेथेनॉल को जाना जाता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन जो है वो डीडीटी का पूरा नाम है। गैसोहॉल या गैसोलीन किसका मिश्रण है? तो जो गैसोहॉल है वो इथाइल एल्कोहल का मिश्रण है। ये भी याद रखिएगा। फिर पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो ये हमने डिस्कस किया था कि जो पृथ्वी की आयु होती है वो यूरेनियम डेटिंग से नापते हैं और जो कार्बन डेटिंग के द्वारा क्या है, हम जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी उम्र की या उनकी आयु के बारे में पता कर सकते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा ये सारे ही कण उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? क्या कहलाता है ये? तो देखिए ड्यूटेरियम, प्रोटियम ये तो ठीक है हाइड्रोजन के समस्थानिक है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा होगा? ट्राइटियम। इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अवकरण या रिडक्शन। पीएच का निर्धारण किसने किया था सबसे पहले? तो सोरेनसम नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सबसे पहले पीएच के बारे में बताया था। तो ये आज के टेस्ट के क्वेश्चन थे। आई होप आपसे ये क्वेश्चन बने होंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।